अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है, पटना में 15 विपक्षी दल में बैठक चल रही है। आपको उसके बारे में हम बता रहे हैं कि क्या मोदी जी के अगेंस्ट में ये जो बातें चर्चा चल रही हैं उनके लिए कि हम मोदी सरकार को 2024 में नई सरकार बनाने देंगे, तो क्या उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी अभी जो मुझे अपडेट मिला है कि 15 जो विपक्षी पार्टियां हैं इंक्लूडिंग कांग्रेस, सभी पार्टी मिलकर अपना एक मीटिंग कर रहे हैं पटना में। वो भी मुख्यमंत्री आवास के पास एक अन्य मार्ग में। नीतीश कुमार भी वहां भी प्रेजेंट है। इसके अलावा आपके लालू यादव भी प्रेजेंट है, तेजस्वी यादव भी प्रेजेंट है। और कांग्रेस की ओर से आपको पता ही होगा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन भी प्रेजेंट है। इसके अलावा बहुत सारी जो विपक्षी पार्टी है, टोटल लगभग 15 विपक्षी पार्टी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक जो है आपको केजरीवाल जी, भागवत जी, वो दोनों भी यहाँ आए हुए हैं, साथ में उद्धव ठाकरे। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव, मतलब जितने सीनियर लीडर्स हैं विपक्षी पार्टियों के, वो सभी एक मंच पर आने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए क्या है कि आज पटना में इन लोगों का मीटिंग चल रहा है। ये लगभग 12 बजे मीटिंग शुरू हो चुकी है और 5 घंटे तक ये मीटिंग चलेगी। अब ये देखना है कि इस मीटिंग में क्या क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये मीटिंग जो है, आपको पता होगा नीतीश कुमार डोर टू डोर करने का मतलब ये है कि हर स्टेट में जाके वहां पर मुलाकात किए, वहां के मुख्यमंत्री से, वहां विपक्षी पार्टी के जो वहां का लीडर थे उनसे मिले और मिलकर यहाँ पर डिसाइड किया गया कि एक जगह रखा जाए। और लास्ट में डिसीजन लिया गया कि पटना की धरती, पाटलिपुत्र की धरती, क्योंकि आपको पता है कि यहीं से 1977 में जयप्रकाश नारायण ने भी आंदोलन किया था आपातकाल के टाइम में। लेकिन बस अंतर सिर्फ इतना है कि उस समय कांग्रेस के अगेंस्ट में चल रही थी और अभी बीजेपी के अगेंस्ट में है। तो अभी 15 पार्टियां एकजुट होकर बीजेपी के जो विजय रथ है उसको रोकने के लिए एक पूरा प्रारूप तैयार कर रही है कि कैसे बीजेपी के विजय रथ को रोका जाए। तो मेरी आपसे एक सवाल है, क्या भाजपा फिर से चुनाव में सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में सीटें हासिल कर पाएगी? देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आपने पूछा है कि मैं आपको बता दूं, टोटल 543 लोकसभा सीट्स है। 543 लोकसभा सीट्स में मैंने देखा है कि लगभग आपको जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका सोच ये है कि कांग्रेस जो है वो लगभग 200 से 250 सीट्स पे फाइट करे, बाकी पे वो विपक्षी पार्टियों के लिए सीट छोड़ दे। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा कि पिछली बार लगभग 440 सीट्स पे कांग्रेस ने खुद अपने प्रत्याशी को उतारा था और रिजल्ट आपको पता है कि लगभग मात्र 52 सीट्स कांग्रेस ने जीता था। बीजेपी लगभग 350 के आसपास सीट्स लाई थी 543 में। तो अगर हम एक समीकरण देखें, जैसा कि ममता बनर्जी सोच रही कि कांग्रेस 200 250 सीट्स पे फाइट करे, जहां पर कांग्रेस का डायरेक्ट बीजेपी के अगेंस्ट मुकाबला है, वहां पर कांग्रेस अपने लीडर को, अपने सांसद के लिए उतारेगी। लेकिन जहां विपक्ष स्ट्रांग है, जैसे बंगाल हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, पंजाब हो गया, ऐसे ऐसे जहां है, महाराष्ट्र हो गया, ऐसे केसेस में जो नेशनल जो क्षेत्रीय पार्टी है, जैसे बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी हो गई, समाजवादी पार्टी आपको यूपी में हो गई, बिहार में जदयू और आरजेडी की पार्टी हो गई, जयराम की पार्टी हो गई झारखंड में। तो ये जितनी पार्टियां हैं, इन लोगों का कहना है कि जहां पर मेरा वर्चस्व, जहां मेरी गवर्नमेंट है, हम वहां पर ज्यादा सीट्स पे फाइट करेंगे। और हम आपको एक चीज और बता दें कि इस पूरे मीटिंग का 3-4 महत्वपूर्ण बात ये है। पहला बात ये रखा गया है कि हर सीट पे, 543 सीट पे, हर सीट पे बीजेपी के अगेंस्ट में एक ही पार्टी के कोई एक लीडर खड़ा हो, जिससे वोट डिवाइड ना हो। आपको पता है लोकसभा चुनाव बीजेपी को 37% वोट मिला था पिछली बार 2019 में। तो जितने भी विपक्ष पार्टी है वो सब चाह रहे कि एकजुट होकर हम लोग चुनाव को लड़ेंगे तो बीजेपी को परास्त कर देंगे, क्योंकि बीजेपी का वोट शेयरिंग कम था। अब यही चीज देखना है कि आने वाले समय में क्या सभी पार्टियां एकजुट होकर बीजेपी के अगेंस्ट लड़ती है, क्योंकि बीजेपी भी अब जब से उनको पता चला कि विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही है, बीजेपी के भी जो एनडीए के छोटे छोटे जो संयोजक है, पहले जो कभी बीजेपी में रहे थे, साथ में एनडीए का पार्ट थे, उन सभी को बीजेपी वन बाय वन चाह रही है कि हम अपने पार्टी में फिर से मिला लें, जिससे कि जो यूपीए यानी कि जो महागठबंधन बन रहा है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में, हो सकता है मे बी आज ये भी घोषणा हो जाए कि यूपीए का नेतृत्व
जो संयोजक होंगे वो आपको नीतीश कुमार, ये भी एक संभावना बन रही है। और इसके अलावे ये भी एक प्रारूप बनाया जा रहा है कि हर सीट पे बीजेपी के अगेंस्ट एक ही नेता खड़ा हो, जिससे वोट डिवाइड ना हो। तो देखना है, और साथ में ये भी देखना है कि क्या ये जो इसके लिए जो मीटिंग किया जा रहा है उसके अलावे मिनिमम प्रोग्राम रखा जाएगा कि हाँ हम लोग चुनाव जो लड़ेंगे तो उसके लिए एक कम से कम ये क्राइटेरिया हो कि जिससे कि हम लोग मान जा सके, जैसे भ्रष्टाचार हो गया, बेरोजगारी हो गया, इस तरीके का जो मेन मुद्दा है उसको बनाकर चुनाव में जाया जाए। तो अब ये आने वाला समय बताएगा कि ये विपक्षी जो 15 विपक्षी पार्टियां हैं वो बीजेपी को कितना असर कर सकती है, क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी जैसे ममता दीदी है तो उनका तो बंगाल में ऐसे भी वजूद है, बाकी दूसरे जगह तो उनका अपना है नहीं कुछ। इसी तरीके से आप देख लीजिए लालू जी का बिहार के बाहर कुछ नहीं है, नीतीश कुमार का बिहार के बाहर कुछ नहीं है, अखिलेश यादव का यूपी के बाहर कुछ नहीं है। तो मुझे ओवरऑल मैं अभी डायरेक्ट नहीं बोल सकता हूँ कि कितना असर पड़ेगा, बट इतना तो कंफर्म है कुछ ना कुछ बीजेपी को डैमेज होगा अगर सभी पार्टियां एकजुट हो गई तो। और मेरा दूसरा सवाल है आपसे सर कि क्या कांग्रेस या किसी अन्य महत्वपूर्ण दल की संख्या वोटों में वृद्धि होगी या घटेगी? एकदम ओबियस है, मैं अभी आपको जस्ट बताया था कि सभी पार्टियां एकजुट हो जाएगी तो ओबियस है कि यूपीए का वोट जो शेयरिंग है वो बढ़ेगा। यूपीए कहने का मतलब अभी तक यूपीए है, लेकिन कुछ दल इसे महागठबंधन भी नाम दे रहे हैं, जिसे 15 विपक्षी पार्टी आएगी। तो ये भी ज्यादा संभावना है कि कांग्रेस का वोट शेयरिंग ओबीएस से बढ़ेगा, नंबर ऑफ सीट्स भी यूपीए का बढ़ेगा। मेरा तीसरा सवाल है सर, चुनाव में युवा मतदाताओं का क्या महत्व होगा? क्या युवा मतदाताएं किसी नए दल के पक्ष में हो सकती हैं? ये जो ऐसा क्वेश्चन है, युवाओं पे ही सरकार बनती है, ये बात आपको ही पता है। और जहां तक मुझे लग रहा है कि अभी भी युवाओं के बीच में मोदी जी का काफी पकड़ है, क्योंकि होता ये है कि युवाओं जो है वो आज के समय में सोशल प्लेटफॉर्म से काफी जुड़े हुए रहते हैं, और मोदी जी भी सोशल प्लेटफॉर्म से काफी जुड़े हुए हैं। बीजेपी जो भी काम करती है उसका काफी सोशल प्लेटफॉर्म पर काफी उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो इस कारण से डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। तो इसलिए युवाओं अभी भी उनका जो झुकाव है वो मोदी जी की तरफ ज्यादा है कंपेयर टू राहुल गांधी या नीतीश कुमार जो भी है, ठीक है। तो इसलिए मेरा कहना है, मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार जितने युवा मोदी जी के साथ थे वो पूरे के पूरे युवा इस बार मोदी जी के साथ रहेंगे, ये मैं अभी 100% नहीं बोल सकता हूँ। और मेरा अगला सवाल है आपसे सर, क्या किसी नए मुद्दे या राष्ट्रीय विषय पर चुनावी अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका होगी? राष्ट्रीय मुद्दा तो एक ही होगा, आपको भी मैं बताया कि बेरोजगारी होगी, भ्रष्टाचार होगी, इस टाइप के जो मेन मुद्दे हैं, ठीक है। यही मेन मुद्दा लेके आपको यूपीए या बोल सकते हैं महागठबंधन एनडीए के अगेंस्ट में मुकाबला करेगी, और यही मेन मुद्दा भी होगा। उसमें सर्वोपरि मुद्दा जो है वो बेरोजगारी रहेगा। और आखिरी सवाल है मेरा, क्या आपके अनुसार चुनाव 2024 में किसी विशेष दल या नेता की विजय संभावित है? अगर हाँ तो किसी और कैसे? नहीं, मुझे अभी इसके बारे में, क्योंकि देखिए अभी भी मोदी लहर है, इसमें कोई कितना भी कर दे कि हाँ 15 विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही है, अच्छी बात है, एक प्लेटफॉर्म पे पहले आ जाए, क्योंकि सभी एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो ऑब्वियस से मोदी जी को नुकसान होगा, लेकिन कितना नुकसान होगा ये अभी जज कर पाना वो थोड़ा सा टफ काम है। क्योंकि अभी क्या है कि अभी सीट का शेयरिंग होगा कि कहाँ पर कौन से सीट्स के लिए किसके लिए सीट छोड़ा जाएगा। इसके अलावा क्या हर जगह पे टाई अप हो ही जाता है, ये कोई जरूरी नहीं है। तो जो भी सीट शेयरिंग का है बात, वो भी आज डिस्कशन किया जाएगा। यहाँ पर जो मीटिंग होगी 5 घंटे जो मीटिंग चलेगी मुख्यमंत्री आवास में अनुमान में, जहाँ पर आपको 15 विपक्षी पार्टी एकजुट हुई है, तो मोदी जी को टक्कर मिल सकती है। इसमें संभावना नहीं है कि अभी कुछ बोला जाए, लेकिन क्योंकि समय अभी काफी ज्यादा है लोकसभा चुनाव का, तो अगर अभी से विपक्ष एकजुट हो जाए तो मोदी को कड़ा मुकाबला दे सकती है। इसमें से कहीं से कोई दो मत नहीं है। जितना इजी वे में मोदी जी 2019 का चुनाव जीत गए थे, अगर सभी विपक्ष एकजुट हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इतना आसान उनके लिए राह होगा। 100% उनको अच्छा टक्कर मिलेगा, और उनको भी इस मुकाबले में अच्छा करने के लिए आपको जो एनडीए के छोटे संयोजक हैं उनको मिलाने की जरूरत होगी। चुनावी नतीजों के बाद देश के नेताओं की नीतियों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? ऐसा कुछ ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, ये आपको पता ही होगा। सब लोग चुनाव का एक मुद्दा बनाते हैं, चुनाव हो जाता है, उसका जनता को लोग भूल जाते हैं। तो
मैं ये चीज नहीं बोल सकता अगर मोदी सरकार आई तो जैसे 14 और 19 में जैसे चली थी सरकार वैसे ही चलेगी। हाँ, लेकिन अगर आपको विपक्षी यूपीए की गवर्नमेंट आ जाती है तो सबसे पहले तो ये सोचा जाएगा कि मुख्य प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है, किसको कौन सा मंत्री दिया जाए। वैसे केसेस में आपको पता होगा खिचड़िया सरकार जिसको बोलते हैं, ठीक है, कभी ये मुंह फुलाएंगे, कभी वो नेता मुंह फुलाएंगे। तो इस तरीके से जैसा कि आपको वाजपेयी जी के टाइम में भी हुआ था, नरसिंहा राव टाइम के में भी हुआ था, या देवगौड़ा जी के इंदु कुमार गुजराल के टाइम में भी आपने देखा था कि हर 1 साल 1.5 साल 2 साल पर बार-बार प्रधानमंत्री ही चेंज हो रहे थे। तो अगर यूपीए जीतती है 15 पार्टियों के साथ तो उनको पूरा 5 साल तक सिस्टमैटिक तरीके से सरकार चलाने में प्रॉब्लम हो सकती है। और लेकिन अभी हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा कि आगे क्या होता है, क्या 15 पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ सकती है या नहीं लड़ सकती है। आज का बैठक का जो भी अपडेट होगा मैं आपको कल भी अपडेट करूंगा कि आज बैठक में क्या हुआ, किन किन मुद्दों पर डिस्कशन हुआ और किन किन पर फाइनल डिसीजन हुआ है। क्या आपके अनुमान अनुसार चुनावी अभियान में इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों के क्या भूमिका होगी? ये सोशल मीडिया तो मैं आपको पहले ही बताया कि विदाउट सोशल मीडिया कुछ भी नहीं होता है। तो सोशल मीडिया का और डिजिटल मार्केटिंग का काफ़ी योगदान होगा। आपको पता है 2014 में 2019 में मोदी जी ने इसी प्लेटफॉर्म पर युवाओं के बीच में काफ़ी पॉपुलैरिटी भी पाए थे और इसलिए ऐसा बोलना सोशल मीडिया का काफ़ी बड़ा योगदान होगा। क्या आपके अनुसार मुख्य प्रतिद्वंदी दल कौन होंगे और उनकी स्थिति क्या होगी? कांग्रेस ही मुख्य प्रतिद्वंदी होगी, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। ऐसे बहुत सारी पार्टियां हैं, छोटी मोटी सभी पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टी है वो भी मुकाबले में रहेगी, लेकिन कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी बन के निकलेगी विपक्ष में। और भी आपको इसके बारे में कुछ बताना है, कहना है तो आप कह सकते हैं अपनी क्या राय है मोदी जी के बारे में। अब हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा कि आने वाले समय में क्या होता है, विपक्ष एकजुट हो पाते या नहीं हो पाते। जैसा भी अपडेट होगा मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूंगा और बताऊंगा कि हाँ क्या आज के मुद्दे पर क्या क्या टॉपिक पर डिस्कशन हुआ है और इसका कितना असर फ्यूचर में मोदी सरकार पे पड़ता है। क्या विपक्ष एकजुट होकर मोदी सरकार को टक्कर देगी, इन सभी विषयों पर हम आने वाले समय में भी डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।